चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो और क्वेश्चन है उसको जो है लेते हैं, जो आपके यूपी पीसीएस में अदर कंपटीशन में डायरेक्ट पूछा जाता है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि मैं एक सीरीज़ लेके चल रहा हूं और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो अगर क्वेश्चन को देखें और इसको जो है लिख लें तो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, या स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट से ज़्यादा आपका लिखना जो है कि अच्छा है, स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख लीजिएगा। तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से किस चैनल द्वारा अलग होता है? ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। जिसने मैपिंग वगैरह किया होगा, मैपिंग की क्लासेज, उसको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और ये जो है 6 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। पहला क्वेश्चन आज का हो गया। दूसरा होगा, भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा का अधिकतम एवं न्यूनतम मार्ग किस राज्य से गुजरता है? तो आप लोग जानते हैं कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको एक सिंपल भाषा में लोग कोड बना के चलते हैं। गमछा झाड़ के चलो बंगाली मित्र, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, गमछा, छ से छत्तीसगढ़, झाड़ यानी झारखंड, र से राजस्थान, बंगाली यानी बंगाल, और त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है कि मध्य प्रदेश से गुजरती है और सबसे कम राजस्थान से गुजरती है। तो आपको याद रखना होगा, सबसे ज़्यादा किससे? मध्य प्रदेश से, और सबसे कम राजस्थान से। फिर है कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और नंदा देवी चोटियाँ हिमालय के किस भाग से संबंधित है? तो आपको सारी चोटियाँ आपको पता होना चाहिए कि बाह्य हिमालय क्या है, बृहद हिमालय क्या है, मध्य हिमालय क्या है और शिवालिक हिमालय क्या है, और उसमें कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। हिमालय की चारों श्रेणियाँ आपको पता होना चाहिए, और ये मैपिंग से ही आपको आ पाएगा। तो कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और नंदा देवी जो चोटियाँ हैं वो बृहद हिमालय में पड़ती है, ग्रेट हिमालय में पड़ती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी पर्वत श्रेणी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है? अब जब आप हिमालय पर्वत को देखोगे, जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ से वो जो है मुड़ जाती है, और जो आज का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह भी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही जो है एक हिस्सा है। तो वहाँ से जब वो मुड़ती है तो उसको क्या कहा जाता है? पटकाई बूम कहा जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है, पटकाई बूम। इसी तरह से है बोमडीला, यांग्याप और दीफू दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? दर्रों के विषय में आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी में कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है। मैपिंग के द्वारा इस चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो बोमडीला, यांग्याप और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर आपसे पूछा जाता है, 2 नदियों के बीच स्थित उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो 2 नदियों के बीच स्थित उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। 5 नदियों के बीच स्थित भूमि को पंजाब कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हिमालय के उत्थान के दौरान भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व की ओर गति के कारण निर्मित राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय पठार के बीच किस गैप का निर्माण हुआ? तो आप जो है मैपिंग अगर आप देखेंगे, वो भी जो है फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया वाली, तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, एक तरफ मेघालय का पठार है, उसके बीच में मालदा गैप है। कौन सा गैप है? मालदा गैप। फिर आपसे पूछा जाता है, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट किस घाट के अंतर्गत आते हैं? तो आप जानते हैं भारत में 2 घाट है, एक पूर्वी घाट है, एक पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट में काठियावाड़ तट, फिर उसके बाद कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट, फिर मालाबार तट, ये आता है। ये किस में है? पश्चिमी घाट में। फिर लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है यानी पृथक करता है? तो लिटिल निकोबार और ग्रेट चैनल को सेंट जॉर्ज चैनल जो है अलग करता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ब्यास और सतलज, ब्यास और रावी, रावी और चेनाब, चेनाब और झेलम के बीच कौन से दोआब पाए जाते हैं? तो ये है ब्यास और सतलज के बीच विष्ट दोआब पाया जाता है, ब्यास और रावी के बीच बारी दोआब पाया जाता है, रावी और चिनाब के बीच रचना पाया जाता है, और चिनाब और झेलम के बीच चाज दोआब पाया जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मनरेगा के स्थान पर अब कौन से नए अधिनियम को वर्ष 2025 में लागू किया गया? तो आप जानते हैं वी रामजी अधिनियम जो है लागू किया गया है, किसकी जगह पर? मनरेगा पे। कब लागू हुआ है? 2025 में, ये ध्यान रखिएगा। वी रामजी अधिनियम।
दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार देश में संचालित स्मॉल फाइनेंस बैंकों की संख्या कितनी है? तो अगर 2025 की रिपोर्ट देखें, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सवाल है, तो उसके अनुसार स्मॉल फाइनेंस बैंकों की संख्या 11 है। फिर है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो वो है ओमान। कब? मतलब आज से 5 महीने पहले ओमान के साथ जो है समझौता हुआ था, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, CEPA। फिर है, वह दर जिस पर RBI व्यावसायिक बैंकों को ऋण देती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको रेपो रेट कहते हैं। कौन सा कहते हैं? रेपो रेट। जब RBI व्यावसायिक बैंकों को ऋण दे तो रेपो, फिर उसी में रिवर्स रेपो दर होता है। ये सब चीज़ आप जो है कि जान जाइएगा। फिर जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल कितने बजट को मंजूरी दी है? तो ये है 11,718 करोड़ का। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, खासकर PCS के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 2027 की जनगणना जो है चल रही है और इसमें बजट पास कर दिया गया है। और कभी कभी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट रुपया आपसे पूछ लिया जाएगा। तो 11,718 करोड़ रुपया जनगणना के लिए पास किया गया है। फिर है, सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI की अनुमति प्रदान की गई है? तो सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम 2025 के तहत जो बीमा क्षेत्र है उसमें FDI की अनुमति 100% है। कितने परसेंट है? 100%। फिर भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का निर्णय कौन लेता है? तो ये लेता है CAPA यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है इसकी वो लेता है, निर्णय लेता है। फिर किस कंपनी के डिबेंचर धारक कहलाते हैं? तो वो लेनदारों को क्या कहा जाता है? आपका डिबेंचर कहा जाता है। फिर है, आप जो है अगला क्वेश्चन देखिए, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है? आप जानते हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें जितनी पूंजी आपकी लगी होगी आप उतना ही आप स्वामित्व आपका होगा। यदि चालू खाता पे सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? तो चालू खाता पे अगर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक होगा तो क्या होगा? घाटा होगा, यानी वो घाटा बजट कहलाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं जो UP PCS के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका सामान्य विज्ञान और तकनीकी से। तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यह आपको जो है पता होना चाहिए। हीलियोग्राफ, उसको क्या कहते हैं? हीलियोग्राफ कहते हैं, जो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण प्रयोग किया जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण से ऊष्मा प्रदान करती है? तो स्थलीय विकिरण से जो है कि ये ऊष्मा प्रदान करती है। जब सूर्य जो है अस्त हो जाता है उसके बाद भी पृथ्वी के अंदर से आप देखेंगे गर्मी निकल रही होती है, क्योंकि जितनी गर्मी उसने एब्जॉर्ब की है उतना वो क्या करेगी? धीरे धीरे छोड़ेगी। और जब वो धीरे धीरे वो गर्मी छोड़ेगी तो क्या होगा कि आसपास का जो वायुमंडल है वो क्या है? गर्म होगा, यानी ऊष्मा उसको मिलेगी। फिर उसके बाद आप देखते हैं शक्ति, दूरी और ऊष्मा में से शक्ति, दूरी और ऊष्मा में से थर्म किसका गैर एसआई मात्रक है? तो शक्ति, दूरी और ऊष्मा में से जो थर्म है वो ऊष्मा का गैर एसआई मात्रक है। फिर अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक अथवा आभासी होता है, वास्तविक और आभासी होगा। फिर है, किस तरंग के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? आप जानते हैं जो प्रकाश की तरंगें होती हैं उसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो जिस माध्यम में रहेगा वहीं से गुजर जाएगा। फिर है आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसको MRI आप लोग कहते हैं। उसमें MRI यानी जो आप देखते हैं शरीर के किसी भी चीज़ के लिए आप उसका जो है कि चेकअप कराने के लिए आप जाते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस
इमेजिंग यानी MRI, उसमें चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बड़ी खतरनाक तरंगें होती हैं, ये शरीर के लिए जो है कि कैंसर कारक भी होती है, इसलिए MRI वगैरह बहुत कम करवाना चाहिए। फिर है पृथ्वी के किन स्थानों पर वस्तु का भार अधिकतम व न्यूनतम होता है। तो पृथ्वी के ध्रुवों पे भार जो है अधिकतम होगा और विषुवत रेखा पे न्यूनतम होगा। फिर आपसे पूछा जाता है हृदय स्पंदन के दौरान वैद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। हृदय स्पंदन के दौरान जो वैद्युत परिवर्तनों को जो रिकॉर्ड करता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जहाँ पे कार्डियो शब्द लगा होगा ये समझ लीजिए वो हार्ट से संबंधित बात होगी, तो कार्डियो शब्द को आप समझिएगा। फिर है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की खोज किसने की थी। हेनरिक हर्ट्ज ने की थी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की। फिर है दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, वो कौन सा उपकरण है। तो वो लैक्टोमीटर है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है देख लीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग जितना मेरे साथ जो है कि इस पर प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपकी संभावनाएं हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आ जाए। चलिए मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।